जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम होने वाली, लगातार जो है पीवाईक्यूज की सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें जीके जीएस के बनने वाले मैक्सिमम प्रश्नों को, जैसे कि आज की अगर पेपर की बात करेंगे तो जो 15/7/22 को जो पेपर हुआ था, एकदम लेटेस्ट पेपर में 26 से करवा रहा हूँ, 26/7 का, फिर उसके बाद 25/7 का, मतलब लेटेस्ट से कराते हुए मैं पीछे की तरफ चल रहा हूँ। और एक्चुअल प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से, जो ओरिजिनल प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का और उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इस तरह से मैप के माध्यम से अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करूंगा। प्रश्नों को याद भी करवाऊंगा दोस्तों, तथा प्रश्नों से संबंधित बनने वाले अन्य प्रश्नों को भी बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें ऐसे क्वालिटी कंटेंट तैयार करने के लिए मोटिवेट करता है। यह 15/7/22 को जो पेपर हुआ था, उसमें जो 1 PM से लेकर 2:30 PM यानी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, उसी पेपर को टोटल मैं आज हूबहू लेकर के आया हूं, कोई चेंज नहीं किया गया है। एमटीएस नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 जो 2022 में परीक्षा हुई थी। तो चलिए, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट का डबल डोज जो हमेशा आलो शिक्षा देता है वो तो मिलेगा ही। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? यूटी, जैसे कि आप जानते हैं भारत में कुछ राज्य स्वतंत्र हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी है, यूटीज हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन देखता है? तो ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति, विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और सही उत्तर पर टिक भी है राष्ट्रपति। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति देखता है। यह तो रहा प्रश्न आया हुआ। तो अब हमें पढ़ना क्या है इसी के बेस पर। कल कई लोग कमेंट भी किए थे कि सर क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, इस तरह से पढ़ना है। पढ़ना हमें क्या है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछ दिया तो हम केंद्र शासित प्रदेश के बनने वाले सभी डेटा को देख डालें। जैसे कि भारत सरकार में पहले तो ये जानिए कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्यों जाता है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश बनने के कई लक्षण या कारण या फिर कई तरीके होते हैं। जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र जो मुख्य भूमि से दूर है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इन्हें राज्य बना दिया जाएगा तो हो सकता है कभी ये स्वतंत्रता की मांग कर ले। कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी विविधता अलग है, जो अलग तरह के, जैसे दमन द्वीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, है ना। कोई ऐसा क्षेत्र जो दो लोगों में विवादित है, चंडीगढ़, है ना। कोई ऐसा क्षेत्र जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली, भाई पूरी संसद वगैरह वहां रहती है। तो कहने का मतलब कि जो स्पेशल रीजन है, स्पेशल एरिया है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से, चाहे वह सांस्कृतिक दृष्टि से, उनको केंद्र चाहता है कि हम अपने अंडर में रखें। अब सोचिए कि इतनी दूरी है समुद्र के बीच में, जो है यहाँ पर इतनी दूरी जो है भारत और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में है। अगर इसे राज्य बना दिया जाए, यहाँ पर विधायिका और सारी चीजें इनको स्वतंत्र कर दिया जाए, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब चीजें लगा करके इनको एक जो है, जैसे और स्टेट्स को जो है पावर दी गई, वैसे इनको पावर दे दी जाए, तो ये तो तुरंत अपने आप को हो सकता है भारत से ही अलग कर ले। इस तरह की एक संभावना होती है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं किया कहा जा सकता। तो इसी को मतलब एक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व सॉर्ट आउट करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि भैया देखो, जो विवादित हैं या फिर जो ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या जो सांस्कृतिक रूप से अलग हैं या भौगोलिक रूप से अलग हैं, उनको हम केंद्र से सीधे डील करेंगे। उन पर हम कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट अपने केंद्र की जो है उपराज्यपाल वगैरह को रख के उनसे हम काम करवाएंगे। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, इस वजह से बनाए जाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि इनका प्रशासन कैसे चलता है। भारत में राज्यों में चुनी हुई सरकारें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। गवर्नमेंट उन्हें सीधे अपने अंडर में रखना चाहती है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, या उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, जैसे दिल्ली वगैरह के आप सुने होंगे कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन से हैं, सुने हैं। तो उपराज्यपाल मतलब कहने का कि राष्ट्रपति सीधे बोलता है कि भैया अब मैं यहाँ से एक प्रशासक नियुक्त करके भेज रहा हूँ, आप जाओ, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाओ, या फिर आप जो है दमन द्वीप दिल्ली चले जाओ या चंडीगढ़ चले जाओ, वहां का प्रशासन आप देखो, और पूरी रिपोर्ट मुझे दिल्ली यानी केंद्र सरकार को, जो यहाँ केंद्र में बैठी है सरकार, इसको आप जो है प्रोवाइड कराते रहना। अब दिल्ली सोचिए, पूरे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद यही है, अगर इसे किसी राज्य को दे दिया जाए और वहां किसी पार्टी विशेष की सरकार बन जाए, पूरा पावर इसे दे दिया जाए, तो सबको तो एक साथ वहीं हैक कर, किडनैप कर लेंगे, पूरे पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, जबरदस्ती विधेयक पास करवा लेंगे। कहने का मतलब कि दिल्ली को अगर स्वतंत्र, मतलब जैसे और राज्य में वैसे स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश जरूरी भी है और आवश्यक भी है देश के लिए जो है।
तो और इनका प्रशासन कैसे चलता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। अब केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल जो नियुक्त करता है के जरिए चलवाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी काम केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, इसलिए इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत सरल भाषा में लिख के यहाँ समझाने की कोशिश किया हूं। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और मंत्री परिषद भी हो सकते हैं और नहीं भी। यह प्रश्न पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा है कई बार कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा या मंत्री परिषद हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको जानिएगा, ये अगर ये प्रश्न आता है तो इसको आप जो है हैंडल कर लीजिएगा। बाकी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली, यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख ही रहे हैं मैप पर। चंडीगढ़ देख ही रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो है दादर नगर हवेली देख ही रहे हैं, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है और पुदुचेरी है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 2019 से प्रभावी भी है। लद्दाख को देख ही रहे हैं, लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित, 2019 से प्रभावित। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस मैप में जो है, चूंकि पुराना मैप है, यहाँ पर जो है इसको भी आप देखते रहिए, यहाँ पर भी 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से हमारे पास हैं, इनको आप जरा ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तमिल समरदेव जो है, तमिल समरदेव मुरुगन की बात करें तो कांवड़ी अट्टम, कुंभी, थेरुकुंभ या मलियोट्टम। तो कांवड़ी अट्टम दोस्तों जो है यहाँ उत्तर लगा भी है, ये प्रश्न आया हुआ था, मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। इसमें बहुत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, स्टैटिक का प्रश्न है। नृत्यों से संबंधित प्रश्न आप तैयार करिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आइए देखिए, मैं ऐसे प्रश्नों की का डेटा या एनालिसिस देना चाहता हूँ या उस पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ पे मजा आया आपको, जहाँ से प्रश्न बने। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डैश कहा जाता है? मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, क्षणनगर या कन्वर्वेशन, अपक्षय, वेदरिंग, चलकी भवन या फ्लैकिंग। समझिए क्या है। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी के सतह पे जो अर्थ का इस तरह से सरफेस है, अगर इस सतह पर यह चट्टानें टूट रही हैं तो इनके टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपक्षय। लेकिन इसी के साथ साथ आप और को भी, मरुस्थलीकरण कि किसी भूभाग में वर्षा, सही उत्तर तो आपने अपक्षय देख लिया कि सतह का टूटना, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से पानी आया, इसको तोड़ दिया, तोड़कर बहाकर यहाँ ला करके जमा कर दे रहा है, तो यहाँ से अपक्षय होकर के, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया जो होती है, अपर्दन माने इरोजन, जल जो है काट देता है, अपक्षय उसी तरह से हवा द्वारा टूट फूट होती है, तो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर अपक्षय जो है, वेदरिंग जो है, टूटने को, चट्टानों के टूटने को कहा जाता है। और इसी को जब दूसरी जगह जल बहा करके लेकर जाए, दूसरी जगह जमा कर दे, तो अपर्दन हो जाता है। मरुस्थलीकरण क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन की किसी क्षेत्र विशेष में बरसात न हो और वहां एकदम सूखा और राजस्थान थार मरुस्थल जैसी स्थिति आ जाए, धूल उड़ रही है, वही मरुस्थलीकरण है। इसको आप समझ लीजिए। अब आइए यहाँ पर जरा सा देखते हैं ध्यान से, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या होता है सतह का टूटना फूटना और कितने भागों में पृथ्वी के सतह को बांटा गया है। इमेजेस को देखिएगा, थोड़ा सा आपका मैं माइंड कंसंट्रेट करना चाहूंगा दोस्तों स्क्रीन पर। आप यह फील करिए कि मैं आपके सामने ही बैठकर पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कैसे हो रहा है। रॉक साइकिल, जो पृथ्वी पर चट्टानों की साइकिल है, वो कैसे चलती है, कैसे चट्टानें बनती और टूटती और खत्म हो जाती हैं, वह समझिए। आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर यहाँ गर्म तप्त मैग्मा लावा है और यह बार बार जो है घर्षण की वजह से, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए निकला हुआ है। अब जब अंदर है यह मैग्मा, जो है लावा, जब ये अंदर है तो बाहर निकलेगा तो मैग्मा का रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर इग्नियस रॉक बनाएगा। ये देखिए एरो, आग्नेय चट्टान या ऐसी चट्टान बनाएगा जो बहुत ही कठोर होगी, जिसमें धातुएं होंगी, बहुत मजबूत चट्टान होगी, आग जैसी गर्म होगी, इसलिए इसे इग्नियस रॉक या हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब एक समय बाद आएगा जब बरसात वगैरह के कारण, हवा के कारण इनमें टूट फूट होगा, ये टुकड़े टूटते फूटते जाकर के सेडिमेंट यानी एक जगह पर जमा होंगे, सेडिमेंटेशन की क्रिया होगी। और जब यह सेडिमेंटेशन की क्रिया होगी दोस्तों, तो इसके बाद यह बनेगी सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि परतदार चट्टान या जमावदार चट्टान, या एक कह लीजिए कि जमी हुई चट्टान, सेडिमेंटेड रॉक।
और फिर इस पर ताप वगैरह और बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा और ज्यादा जो है उष्मा बढ़ेगी, तो गर्म जब गर्मी होगी, ठंडी होगी, तमाम क्रियाएं होंगी, प्राकृतिक क्रियाएं, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, कायांतरित चट्टान बन जाएगी या रूपांतरित चट्टान बन जाएगी, या एक नए तरह के पत्थर का निर्माण हो जाएगा। और अंत में यह पत्थर फिर से टूटते फूटते जाकर के मैग्मा बनकर धरती के अंदर विलीन होकर के यह चक्र चलता रहेगा चट्टानों। अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने यानी सेडिमेंट जो है टूट फूट करके सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा, और फिर सेडिमेंट्री रॉक पर जब ताप वगैरह अधिक पड़ेगा तो यह मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कैंथरी चट्टान बनाएगा, और फिर यह टूट फूट के बाद जो है मैग्मा में कन्वर्ट होकर के पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। मैग्मा कहां से आएगा? गर्म तब तक पृथ्वी देखिए, ठोस धातु आंतरिक क्रोड, पिघला हुआ धातु बाहरी क्रोड जो बाहर निकलता है, बाहरी क्रोड प्रवार भूपटल और वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर, वो तो है अलग ही है, महासागरीय भूपटल ऊपरी पर्वत, ये पृथ्वी का इस तरह से काट आपको दिखाया गया है ताकि ये समझ पाए कि ये जो चट्टाने बनती है, जो पत्थर बनती है, जो सड़क पे रोड बन रहे हैं, या फिर आपको जो पत्थर मिल रहे हैं, यह पत्थर कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे सतह का निर्माण हो रहा है, भूपरपट्टी का निर्माण हो रहा है, वो पृथ्वी कैसे खनिज तत्व, पृथ्वी के अंदर ही सारे खनिज तत्व हैं दोस्तों, और जब ये मैग्मा और लावा निकलता है तो अपने साथ ढेर सारे खनिज तत्वों को लेकर के आता है आग्नेय चट्टानों के साथ। समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, सही उत्तर लगा भी है, और यह प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछा था, सीएचएसएल में भी पूछा था, और एक एग्जाम बीच में हुआ था जो है सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का, उसमें भी पूछा हुआ। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार का। बाकी समानता वगैरह को तो आप जानते हैं, धर्म अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 से 15 वगैरह स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता 26 से 28 में जो 25, 26, 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अब अगर डिटेल में इनके बारे में जानना है तो यहाँ आ जाएंगे और डिटेल में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 23 संबंधित है, देखिए ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने एनालिसिस करवाया था एसएससी जीडी में, और वही यहाँ पर रिपीट किया है प्रश्न। मतलब कि एसएससी दोस्तों लगातार अपने जीएस को इधर उधर कितना घुमाएंगे, कुछ एक टॉपिक है उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहे हैं। कल भी मैंने ये ट्रिक बताया था, आज भी बता रहा हूँ, डेली के प्रैक्टिस सेट में आता है, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। तो क्या आपके एग्जाम में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अनुच्छेद 23 संबंधित आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू मानव की खरीद फरोख्त, बेगार, बलात्कार, अन्य बलात्कार के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर एंड अदर फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब किसी से जबरन काम करवाना, काम करने की क्षमता ना हो फिर भी काम करवाना, काम करवा कर मजदूरी न देना, इस तरह की चीजों को जो है ये अनुच्छेद 23 प्रतिबंध लगाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये देखिए बाल मजदूरी का तस्वीर, आपको भारत की भयावह तस्वीर आपके सामने है। बाकी मौलिक अधिकार का ट्रिक समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए रोज बताता हूं, आज फिर बताऊंगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए सम से समानता 14 से 18 जो पूछा हुआ था, स्वतंत्रता 19 से 22, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आप जानते हैं वो भी पूछता है बार बार, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 जो आज के प्रश्न में आपको मिला है। धार्मिक स्वतंत्रता कल आपको मैंने करवाया था 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 से 30, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए ट्रिक याद रखिए, और यह ग्रुप ऑफ आर्टिकल एक साथ याद रखिए। यहां से मौलिक अधिकार से छोटी परीक्षाएं दोस्तों जितनी भी एमटीएस हो गई, सीएचएसएल हो गई, या फिर इस तरह की जो भी 10+2 लेवल की परीक्षाएं होती हैं, उनमें मौलिक अधिकार से 1 नंबर जरूर आता है, यह जान लीजिए, इसको सिक्योर कर लीजिए। निम्नलिखित में से 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर आपके सामने लगा हुआ है, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा का। अब आइए समाज सुधारक और उनके द्वारा स्थापित किए गए सभी संगठन, चूंकि ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, तो इस प्रश्न को तो आपने देख लिया, आपको एक लेवल पता चल गया कि कहां से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जितने भी समाज सुधारक हैं एक बार उनका दर्शन करवाऊं। एक बार इन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद या नमस्कार जरूर लिखिए दोस्तों, प्रणाम लिखिए। इनके आज अगर हम आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज समाज का जो आपको सुंदर दृश्य दिख रहा है, तो वह कुछ इन्हीं लोगों के अथक प्रयासों से दिख रहा है। समाज में विधवाओं की दशा,
या महिलाओं की दशा, या फिर कह लीजिए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, इन सब चीजों के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अर्थात समाज बहुत ही ज्यादा कुरीतियों से भरा हुआ था। तो इन लोगों ने कुछ ऐसे फॉर्म्स, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई। भाई किसी काम को करने के लिए आपको कुछ संस्थाएं बनाना पड़ेगा, जैसे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन की बात करें स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। अब समझिए, आप कहेंगे सर ये तो हर जगह मिल जाएगा, हमें आपके यहाँ से क्या नया मिलेगा? नया ये मिलेगा कि याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। आर्य हैं जो दयावान, याद रखिए आर्य कैसे थे? दयावान थे। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा है जो राजा, तो ब्रह्मा जो भाई ब्रह्मा सबसे बड़े देवता है, तो राजा हो गए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। सत्य की ज्योति कभी बुझती नहीं है, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। प्रार्थना हमेशा आत्मा से की जाती है, बिल्कुल आत्मा अगर साफ नहीं तो प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। और रामकृष्ण जब मिलेंगे तो विवेक ऑटोमेटिक जग जाएगा, तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। बाकी ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह को करवाने के लिए ईश्वर जैसा व्यक्ति ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इतनी बड़े परिवर्तन को लाना। तो ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। ट्रिक बनाइए, कीवर्ड बनाइए, चीजों को चीजों से जोड़िए, याद हो जाएगा। राजा राम मोहन राय आपके सामने यहाँ पर है, आत्माराम पांडुरंग इनको देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, और यह ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। और उठो, जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी स्वामी विवेकानंद जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन लोगों को तो ऐसे भी आपको अपने मोबाइल में, फोन में रखना चाहिए, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन आए। इनके जीवन संघर्षों को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि नहीं कैसे हमें आगे काम करना चाहिए। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? वीणा, सरोद, संतूर, सितार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सितार, ये है। अब वीणा, सरोद, संतूर वालों को देखना है तो आगे आ जाइए, रोज वही स्क्रीन दिखाता हूं। ये देखिए पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी जो है भारत रत्न, महान सितार वादक, भारत रत्न पंडित रविशंकर की स्मृति। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें बांसुरी, शिव कुमार संतूर, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले फेमस है। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अमजद अली खान सरोद। रोज एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, आज भी देखिए पूछा हुआ है। संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक डैश है, मतलब दूरदर्शन क्या है? राष्ट्रीय वेब ब्राउजर है? नहीं है। राष्ट्रीय समाचार पत्र? नहीं है। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है? बिल्कुल सही बात है, सही लगा भी है। राष्ट्रीय रेडियो चैनल? बिल्कुल ये गलत है। तो अब आप समझ गए कि समाचार में दूरदर्शन क्या है, राष्ट्रीय टेलीविजन। मतलब कहने का कुछ ऐसे सरल प्रश्न भी आपको मिलेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि सारे प्रश्न एकदम कठिन ही आएंगे। ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जिनको आप थोड़ा सा सूझबूझ से हल कर पाएंगे बिना बहुत पढ़े। ये मजेदार प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार। तो सही उत्तर केरल पे लगा हुआ है। जैसा कि ये मैंने ओरिजिनल दोस्तों जो आंसर शीट किसी स्टूडेंट ने डाउनलोड करी है, जो भेजी है, उसी को मैं यहाँ पर ला के रख दिया। मैंने टाइप नहीं किया प्रश्न, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसको टाइप किया बहुत नहीं, कुछ नहीं, मैंने ओरिजिनल प्रश्न आपको दिखाने की कोशिश की है। यही प्रश्न देखिए आते हैं एग्जाम के, एक्चुअल प्रश्न है। ऐसा आपने देखा भी होगा, आंसर शीट वगैरह आती होगी तो। लेकिन मैं यहाँ पर नया आपको क्या दूंगा, आपको नया ये दूंगा, इस तरह से याद करवाने की टेक्निक और याद करवाने का तरीका। साक्षरता दर क्या होती है? साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणे 100 कर देंगे तो यू विल गेट द लिटरेसी रेट। साक्षरता दर, साक्षरता दर राज्यों में बात करें और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, क्योंकि कभी कभी राज्यों का अलग पूछता है और केंद्र शासित प्रदेशों का अलग पूछता है। तो जब अलग अलग पूछता है तो अलग अलग पढ़ना भी पड़ेगा। राज्यों में सबसे टॉप में चलते हैं केरल वाले, 94 के प्लस चल रहे हैं। और सबसे बुरी कंडीशन की बात करें तो बिहार की है, 61% साक्षरता दर है। उसी तरह से केंद्र की बात करें तो टॉपर में बार बार एसएससी जीडी में रोज पूछता था, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पर साक्षरता दर रखता है, और जम्मू कश्मीर सबसे बॉटम में 68.7%। इनको याद रखिएगा। केंद्र में लक्षद्वीप गुड कंडीशन ग्रीन कलर, रेड कलर जम्मू कश्मीर बैड कंडीशन। केरल राज्यों की बात करें तो केरल बहुत साक्षर है, आप जानते हैं, बिहार उससे मतलब बैड कंडीशन में। बाकी सेकंड पे मिजोरम है जो है गुड में, और गुड सेकंड, बैड सेकंड की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। इसको तो आप याद रखिए। अब अगला प्रश्न देखिए। 1929 में 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट, अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
शारदा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट। बहुत मजेदार एक्ट, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। फिलहाल शारदा एक्ट जो है विवाह से संबंधित है, जो है 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को विवाह पर रोक लगाया था, सही उत्तर है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट को भी याद रखिए 1773 वाला जो आया था। रॉलेट एक्ट जो है काला कानून, बिना अपील बिना दलील। आप पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में एग्जैक्ट लिख करके बताइए जो है कब ये आया था और जो है इस एक्ट में क्या था। बाकी रॉलेट एक्ट जो है बिना अपील बिना दलील का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसका आज का डेट भी था 213 अप्रैल को ये घटना। तो इनके बारे में आप पढ़कर जाइएगा, यहाँ से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आधुनिक भारत में जो अधिनियम आए थे, जो एक्ट आए थे, उनसे भी एक प्रश्न आपको मिल सकता है, याद करिएगा। अब यहाँ पर आइए, भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। मैंने कल आपको एक मैप दिखाया था, आज फिर दिखाता हूं, और उस मैप से मैंने बताया था कि कैसे दिशा से प्रश्न बनेगा, और वह दिशा आपको याद करनी है, और वह एक दिन में याद कभी नहीं होगी जब तक आप पूरे बार बार इस मैप को देखेंगे नहीं। तो ये देखिए भारत का मैप आप देख रहे हैं, बिल्कुल अगर ऐसे लाइन खींच दी जाए दोस्तों इस तरह से, तो कुछ यहाँ पर देखिए यूं, इधर आपका हो जाएगा उत्तर की बात कर दें, ये उत्तर दिशा, और नीचे आपका आप जानते हैं मैप में दक्षिण दिशा होती है, और इधर की बात करें तो पूरब दिशा हो जाएगी, और इधर की बात करें तो पश्चिम दिशा। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा था उत्तर पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ये उत्तर की बात करें और यहाँ पश्चिम की बात करें, तो दो लोगों के साथ, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। आप ऑप्शन में देखेंगे कि अफगानिस्तान दिया है किंतु पाकिस्तान नहीं दिया, तो सही उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है प्रश्नों को। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, अगर पूछे उत्तर पूरब में कौन कौन है, तो भूटान, नेपाल ये और चीन, ये लोग आपको मिल जाएंगे उत्तर पूर्व में। तीनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, तीनों नहीं रहेगा, विवाद हो जाएगा, तीनों नहीं रहेगा। उसी तरह पूछे पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व में कौन है, तो आपको बांग्लादेश मिल सकता है, या श्रीलंका मिल सकता है, या म्यांमार मिल सकता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश आपको मिल जाए, या म्यांमार मिल जाए, या पूर्व में म्यांमार मिले, दक्षिण में श्रीलंका मिले, इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों। पश्चिम दक्षिण की बात करें तो अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, इसको तो जानते रहिए। इनसे प्रश्न 1 नंबर का बनता है, और कभी कभी इन्हीं में 1 नंबर और बनाता है प्रश्न। इनकी राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, चीन बीजिंग, नेपाल काठमांडू, सार्क का मुख्यालय, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नेपियादा। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा हुआ, ये कल पूछा था ये वाला प्रश्न। आज देखिए दिशा वाला पूछ दिया, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। यहाँ से 1 नंबर आपको डेली जो है हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको ये बताते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। जब इसमें बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ नहीं लेना चाहिए? मेरा ये सुझाव रहेगा। क्या ये आपको लाभदायक नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था, 1634, 1632, 1653, 1648। सही उत्तर 1648 है। अब यह तो थोड़ा याद करने वाला, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दे दोस्तों, इस तरह के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कठिन प्रश्नों में इसको मैं मानूंगा। जिसको याद रहेगा वो तो लगा देगा, नहीं तो आप इसमें बहुत दिमाग नहीं लगा पाएंगे भाई। अब निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी, तो खुशवंत सिंह ने लिखी थी। इसको भी आप याद रखिएगा, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, चंपावत, देहरादून, प्रयागराज। तो देवप्रयाग, पंच प्रयाग का नाम आपने सुना होगा, तो वहीं पर देवप्रयाग जो है वहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। आप कहेंगे सर दिखाइए, तो ये देखिए, इस तरह से मैप पर समझिए दोस्तों, याद करिए, हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। धौली गंगा निकलती है, पूरा गंगा का सिस्टम, धौली गंगा इधर से और अलकनंदा इधर से निकलती है, दोनों विष्णु प्रयाग, विष्णु जी भाई बड़े देवता हैं, तो पहले विष्णु प्रयाग बनता है। फिर इसके बाद इधर से अलकनंदा की धारा गहरी है, तो अलकनंदा का नाम लिया जाएगा, और ये आगे बढ़ती है, और यहाँ पर आकर के नंदाकिनी जो है इससे मिलती है, तो नंदाकिनी मिलेगी कहाँ पर? नंद प्रयाग में। और फिर जब आगे बढ़ती है, यही अलकनंदा गहरी, सबसे अलकनंदा ही है, तो अलकनंदा का नाम ही लेंगे, जो गहरी होगी धारा उसी का नाम लेंगे, बाकी जो कम गहरी छिछली होगी वो मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ती है, तो नंदाकिनी, यानी नंद के बाद आ जाते हैं कृष्ण की बात, कर्ण की बात। भाई नंद देखिए, विष्णु सबसे बड़े देवता, उनसे छोटे नंद माने कृष्ण मान लीजिए, और उसके बाद कर्ण माने कर्ण को मान लीजिए, तो कर्ण पिंडार नदी आकर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। और कर्ण प्रयाग में जब आएंगे, कान में आएंगे, तो रुद्र प्रयाग आगे, यही अलकनंदा गहरी होके आगे बढ़ती है, तो इधर से मंदाकिनी आकर उत्तर से मिलती है,
और रुद्रप्रयाग बनाती है। और यही जो है अलकनंदा, फिर भाई जो अलकनंदा गहरी है तो उसी का नाम लेंगे बार बार, यह याद रखिए हमेशा। कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि सर कौन सी नदी का नाम ले, दो नदियां मिल रही हैं तो आगे कौन बढ़ेगी, जो गहरी होगी उसी का नाम आगे बढ़ेगा। तो अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से भागीरथी आकर के मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, जो उत्तराखंड आपको प्रश्न में पूछा हुआ है, देवप्रयाग। और फिर आगे जाकर के भागीरथी और देवप्रयाग में जब दोनों का मिलन अलकनंदा और भागीरथी का होता है तो गंगा नदी नाम रख दिया जाता है, और यहीं से गंगा का एक तरह से निर्माण कह लीजिए, गंगा नाम हो। फिर जमुना तो यमुनोत्री से निकल के आगे इसमें मिलन करती है, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है दोस्तों, याद रखिए। अब आप कहेंगे सर याद करने का कोई तरीका था? तरीका दोस्तों बस सिर्फ इतना सा मैं बताऊं कि विष्णु प्रयाग पहले पड़ेगा, उसके बाद नंद जी कृष्ण जी को ले लीजिए, फिर कर्ण को ले लीजिए, फिर रुद्र को ले लीजिए, फिर देव, अंत में सारे देवता इकट्ठा हो गए, देव प्रयाग बन गया। इतना ही आप याद रखिए। अलकनंदा में कौन मिलेगी? धौली गंगा। फिर आगे अलकनंदा बढ़ेगी तो नंदाकिनी मिलेगी, तो नंद प्रयाग। अभी इसका तो इजी है कि सब अलकनंदे में मिलेंगी, सब किसमें मिलेंगी? अलकनंदा में। नंदाकिनी में नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग नंदाकिनी, ऐसे याद रखना है। पिंडार है तो पिंडार है तो कर्ण प्रयाग बनाएगी। इसको स्क्रीनशॉट मार के 2-3 बार आप दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, डैश से संबंधित है? अकबर के शासनकाल में, अकबर की घटनाओं से, अकबर के धर्म से, अकबर के पूर्वजों से, अकबर के प्रशासन से। द करेक्ट आंसर इज कि आईने अकबरी में अकबर का प्रशासन, आईने दसाला वगैरह आज भी भारत में यूज होता है। अकबर का प्रशासन बहुत जबरदस्त प्रशासन था दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक में इसकी चर्चा जो है अकबरनामा में किया गया है। अगला प्रश्न है, खाने पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? सिरका एसिटिक अम्ल, मेथनॉल, अमोनिया, सोडियम सल्फेट। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, आप जानते हैं सिरका जो खाना पकाने में जो प्रयोग होता है एसिटिक अम्ल। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा आपका। सेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए, हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। अगर पसंद आ रहा तो जरूर बताइए कि सर ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन रोजाना का लाते रहिए, मैं तब ताकि ये समझ पाऊंगी कैसा आपको सेशन लगा। अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट ही हमें स्टैंड करने की, एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है, या फिर ऐसे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।